नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। और ये हमारी हिंदी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है जो बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। चाहे एग्ज़ाम हो आपका यूके ट्रिपल एससी या आपका पेपर है लेखपाल का, इन सभी एग्ज़ाम के लिए, या पुलिस का भी है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो टेस्ट सीरीज़ है समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि हिंदी तो सभी में आती है और तकरीबन एक जैसा ही सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो इस टेस्ट सीरीज़ में 20 प्रश्न हैं जिनको हम लगाएंगे। इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर दे चुका हूँ। तो उस फॉर्म में ये रहेगा, यानी पहले आपको पीडीएफ दिया जाता है, आप उसे सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो के माध्यम से उसकी व्याख्या कर दी जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका अंक कितना रहा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इसको पहली बार देख रहे हैं, तो फिर आप इसको ऐसे ही लगाइए और जितना भी आपका स्कोर रहा वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। देखिए शब्द जो हैं 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला जो शब्द होता है वो होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो बिना किसी शब्दों के मेल के बने होते हैं। मतलब समझ पा रहे हैं ना, जो एक ही प्रकार के शब्दों से बने होते हैं या उनको बनाने में किसी अन्य शब्द का कोई भी महत्व नहीं होता है। ठीक है, वो किसी शब्द के योग से नहीं बने होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें अगर, तो जैसे आम, तो आम का आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बस एक शब्द है और ये किसी के योग से नहीं बना है। जैसे हम हाथ कह दें, आम हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, कलम हो गया, ये सब क्या है, रूढ़ शब्द हैं, रूढ़ी शब्द हैं। ठीक है, इसे हम रूढ़ी लिखते हैं, रूढ़ी शब्द हैं ये, और ये किसी की सहायता से नहीं बने हैं। दूसरे शब्द होते हैं विद्यार्थी यौगिक शब्द। ध्यान रखना, यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, नाम में ही छुपा हुआ यौगिक। और ऐसे शब्द जो होते हैं, अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो जैसे विद्यार्थी है ना, तो विद्या धन आर्थी, या छात्रावास, छात्र धन आवास, विश्वविद्यालय, तो ये जो शब्द हैं ये आपके यौगिक शब्द हैं। लेकिन जब हम विद्यार्थी की बात करते हैं तो विद्या धन आर्थी यानी विद्या को ग्रहण करने वाला, तो ये जो है विद्यार्थी शब्द किसी विशेष चीज़ की ओर इंगित नहीं करता है। सामान्य रूप से विद्यार्थी के बारे में, एक छात्र के बारे में बताता है जो विद्या को अर्जित कर रहा है, तो वो होते हैं यौगिक शब्द। और तीसरे होते हैं विद्यार्थी, जो हमारा प्रश्न है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो विशेष होता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे पंकज, तो पंख धन ज, पंकज। अब पंख माने होता है कीचड़ और ज माने होता है उत्पन्न होना। तो कीचड़ में तो बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, है ना। जैसे कीचड़ में तो कोई कीड़ा उत्पन्न हो सकता है, जैसे जौंक हो गया, सिंघाड़ा हो गया, काई हो गई, ये सब कीचड़ में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब हम पंकज की बात करेंगे तो फिर पंकज शब्द जो है वो जौंक, सिंघाड़ा इसके लिए यूज़ नहीं होता है। पंकज शब्द होगा केवल कमल के लिए, ये स्पेशली इसी के लिए है। तो पंकज जो शब्द है विद्यार्थियों योग रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये किसी तीसरी चीज़ की ओर इंगित कर देता है, विशेष चीज़ की ओर इंगित करता है। अब आप समझ चुके होंगे इसका जवाब क्या है। अब इसमें अगर देखा जाए तो पानदान, जो पान रखने का जो बर्तन होता है उसे पानदान कहते हैं, इसमें कुछ विशेष नहीं है। महाशय, तो महाशय को अगर देखा जाए तो ये भी कोई विशेष नहीं है। सज्जन पुरुष को महाशय कहा जाता है मुख्य रूप से। और बात करें अलौकिक की, तो जो इस दुनिया का नहीं है वो अलौकिक होता है। बात करें देखो खटमल की, तो देखो खटमल जो है अगर देखा जाए इसमें, तो खटमल ही योग रूढ़ शब्द है। कैसे है जरा हम इसे देखते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खाट धन मल। ठीक है, खटमल जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, खाट धन मल। खाट का मतलब हम लोग जानते ही हैं चारपाई, और मल का मतलब होता है गंदगी। तो खाट पर तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गंदगी के रूप में। ठीक है, लेकिन जब हम खटमल शब्द कहते हैं तो वो किसी गंदगी के लिए नहीं, स्पेशली एक जीव के लिए जाता है जो कि खाट में निवास करता है, उसका नाम है खटमल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खटमल। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ये, आप लोग पता नहीं इसको कर पाए होंगे या नहीं। कितने लोगों का सही का ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। अधूरा ज्ञान भयंकर होता है, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या है। एग्जाम में आपके मुहावरे और लोकोक्ति भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आते हैं। अधूरा ज्ञान भयानक होता है, ये लोकोक्ति कौन सा इसमें इस्तेमाल होगी। ऑप्शन है नेकी और पूछ पूछ, तो ये तो होने से रही है, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, नीके को सब लागत नीको, मतलब जो अच्छे इंसान होते हैं उनको सब अच्छा ही लगता है, तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं।
नेकी कर दरिया में डाल, यानी अच्छा काम करो और भूल जाओ, ये भी नहीं बनता। नीम हकीम खतरा अजान, तो यही है इसका सही जवाब। यानी जो ऐसे डॉक्टर होते हैं, इस कहावत का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, नीम हकीम खतरा अजान, यानी ऐसे हकीम जिनको डॉक्टरी नहीं आती है और आप उनके पास अगर इलाज कराने जाओगे तो वो इलाज तो ना कर पाएँ, हो सकता है आपको ईश्वर से आपकी मुलाकात करवा दें, ईश्वर से आपका मिलन करा दें। तो यही है इसका सही जवाब। अधूरा ज्ञान भयंकर होता है, मतलब नीम हकीम खतरा है जान, ध्यान रखिएगा। अगला है भोजपुरी किससे संबंधित है? बिहार की भाषा से, छत्तीसगढ़ की भाषा से, बंगारू से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जवाब बेहद ही आसान है इसका, भोजपुरी का संबंध है बिहार से, सब लोग को ये बात पता है। अगला प्रश्न देखें, ये पूछ रहा है किसकी रचना है ये? अबलो नसानी अबलो नसे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागत हवे न डसे हों। तो विद्यार्थियों ये जो कविता, ये जो आप देख रहे हैं, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मीरा या घनानंद। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों, ये जो पंक्तियाँ हैं ये हैं तुलसीदास जी की, और ये ली गई हैं कहाँ से? विनय पत्रिका से, ध्यान रखना। ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? विनय पत्रिका से। और इसमें जो तुलसीदास जी हैं वो भगवान राम से ये कह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से कि मेरा मन जो है, मेरी जो आयु है वो बहुत सारी आयु तो ऐसे ही बीत गई, लेकिन अब मैं जाग चुका हूँ और अब मेरा जो दिमाग है वो राम के चरणों में ही रहेगा, इस मोह माया में नहीं पड़ेगा। तो इन सब के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो इसके सही जवाब है तुलसीदास। कहाँ से लिया गया है? विनय पत्रिका से। चलिए आगे देखें, प्रश्न नंबर 5। छंद शास्त्र प्रणेताओं ने छंद के निम्न भेद किए हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके भेद होते हैं 4। ठीक है, छंद शास्त्र के भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक, यहाँ लिखने का प्रयास करता हूँ मैं, मात्रिक छंद होता है, ठीक है। दूसरा आपका वार्णिक छंद होता है, वर्णिक छंद। तीसरा होता है आपका उभय छंद, और चौथा होता है आपका मुक्तक। तो ये 4 प्रकार के छंद होते हैं। अब इसमें 4 ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं, किस व्यक्ति को छंद शास्त्र का प्रणेता माना जाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, ओ का निर्माण किससे हुआ है? यानी ओ जो शब्द है किससे मिलकर बना है, ये यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन है आ धन छोटा ऊ, बड़ा आ धन छोटी ई, छोटा आ धन बड़ा ओ, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों छोटा आ धन छोटा ऊ। ठीक है, छोटा आ और छोटा ऊ अगर आप मिला दोगे तो ओ बन जाता है। और ये जो है संधि है विद्यार्थियों, गुण संधि, ध्यान रखिएगा। ये गुण संधि में ऐसा होता है, आप गुण संधि में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। गुण संधि में इस प्रकार का होता है, यहाँ पर आ, छोटा आ और छोटा ओ मिलकर के बड़ा ओ बना देते हैं। ठीक है, ओ बना देते हैं मतलब, ठीक है, बड़ा ओ नहीं, ओ। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन है वर्ण, शब्द, व्यंजन या स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पूछ रहा है। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों वर्ण। वर्ण इसका सबसे सही जवाब है। वर्ण, वर्ण मतलब जैसे आ, का, खा, गा, ये सब वर्ण है। ठीक है, और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक, ध्यान रखेंगे, ये सबसे छोटी इकाई है। लेकिन अगर यहाँ सार्थक पूछता तो फिर जवाब हो जाता शब्द। अगर यहाँ पूछता भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द हो जाता है इसका जवाब। स्वर व्यंजन तो हम लोग जानते ही हैं, वर्णमाला के अंतर्गत ही आ जाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो बहुत आसान है, सबने कर लिया होगा। क्या कहते हैं इनको? ऑप्शन है गीत, संगीत, लोरी या स्वप्न। सबको पता है इसका जवाब लोरी। बचपन में आप लोगों ने सुनी होंगी, या नहीं भी सुनी है तो आपके घर में सुनाई जाती होंगी छोटे बच्चों को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर, प्रश्न नंबर 9। मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया? मतवाला पत्रिका। ऑप्शन है पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मतवाला पत्रिका का संपादन किया है विद्यार्थियों निराला जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, निराला जी ने।
मतवाला पत्रिका का संपादन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ है? तो ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ है और काफ़ी फेमस हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर हम देखें तो महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ है, ये यहाँ पर प्रश्न है। ऑप्शन देखिए 1909, 1908, 1907, 1906। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को, ध्यान रखना 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले में इनका जन्म हुआ था महादेवी वर्मा जी का। इनकी रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उनको आप सुन लीजिए। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे नीहार है, रश्मि है, नीरजा है, सांध गीत है, यामा है, हिमालय है, अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये सब जो है महादेवी जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि महादेवी वर्मा जी की जो रचना है यामा नाम की जो रचना है महादेवी वर्मा जी की, लिख देता हूँ सही से, तो यामा नामक रचना के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही सामान्य सा है। जो नाटक में अभिनय करे उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नेता, नाटककार, अधिनायक या अभिनेता। तो नेताजी तो होने से रहे, नेताजी तो क्या अभिनय करते हैं, वो तो जनता को पागल बनाते हैं, है ना, तो ये तो नहीं होगा। नाटककार जो नाटक बनाने का काम करता है वो नाटककार होता है, अभिनय की तो बात ही नहीं है। अधिनायक क्या होता है? देखो अधिनायक होता है डिक्टेटर, ठीक है, सर्वे सर्वा, डिक्टेटर इसे इंग्लिश में हम कहते हैं। जैसे हिटलर जो था वो तानाशाह था, इसके लिए सही शब्द हो जाएगा विद्यार्थियों तानाशाह। अधिनायक का मतलब हो जाएगा यहाँ पे तानाशाह, ठीक है ना। ये तो होगा नहीं, इसका सही जवाब है इसका क्या? अभिनेता, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें यहाँ पे, प्रश्न नंबर 12। बादल गरजो फेर फेर, घोर गगन धरा ओ धर ओ। ठीक है, बादल गरजो फेर फेर, घोर गगन धराधर ओ, इसके रचनाकार पूछ रहा है। तो ये तो देखिए याद करने वाली चीज़ है, इसमें तो कुछ समझने वाला तो कुछ है नहीं, है ना। तो इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है, ध्यान रखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसका सही जवाब है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इनकी कुछ रचनाएं मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, जूही की कली है, ठीक है। इसके अलावा राम की शक्ति पूजा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके अलावा कुछ उपन्यास हैं वो भी जो है आप लोग एक आध जान लीजिए, जैसे अप्सरा है, अलका है, प्रभावती, चोटी की पकड़, ये सब इनके उपन्यास। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पर्वत में संज्ञा का भेद कौन सा होगा? ये यहाँ पर प्रश्न है कि पर्वत में कौन सा भेद होगा संज्ञा का। तो संज्ञा जो है आप लोगों ने संभवतः पढ़ी होगी, ठीक है। तो संज्ञा जो होती हैं विद्यार्थियों मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक होती हैं, जातिवाचक होती हैं, समूहवाचक होती हैं, द्रव्यवाचक होती हैं, ये तो वस्तु, और एक प्रकार की होती है भाववाचक। तो मुख्य रूप से जो है 5 प्रकार की संज्ञा की भेद मानी जाती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ठीक है, 5 प्रकार से। यहाँ पर पूछ रहा है यह कौन सा है, ऑप्शन भी यही है हमारे सामने। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों पर्वत जो है, यहाँ पर देखिए किसी एक पर्वत का नाम तो लिया नहीं है यहाँ पर, जैसे माउंट एवरेस्ट दे दिया या कंचनजंगा दे दिया या नंदा देवी दे देता, तो इस प्रकार से नाम तो दिया नहीं है, केवल पर्वत की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा पर्वत हमें नहीं पता, समूह की बात हो रही है यहाँ पे, पूरी जाति की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर पर्वत जो शब्द है पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है। हमने कह दिया भारत के पर्वत, तो भारत में जितने भी पर्वत हैं सब शामिल हो गए, फिर इसमें कोई भेद नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ कोई स्पेशली किसी का नाम ले देता कि दक्षिण भारत के पर्वत में जैसे मान लीजिए अन्नामुडी का नाम ले देता, या उत्तर भारत में तो बहुत सारे पर्वत हैं, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में, तो फिर ये व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वाक्य भाषा की संपूर्ण सार्थक इकाई है, क्या ये सेंटेंस सही है? वाक्य जो है संपूर्ण सार्थक इकाई है, तो जहाँ तक मुझे लगता है ये सेंटेंस सही है, वाक्य जो है सार्थक इकाई होती है। चलिए आगे देखें। हिंदी शब्दकोश में 6 वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ आपको समझनी है
वो शब्द पकड़ना है आपको। एक पूछ कह रहा है, कीवर्ड होते हैं इनमें, जैसे हिंदी शब्दकोश में छ वर्ण का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा। तो पहले तो आप ये समझो पूछ क्या रहा है, हम लोग इसका जवाब देते हैं हिंदी वर्णमाला के आधार पर, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के आधार पर। अब आप कहोगे कि हिंदी वर्णमाला में के आधार पर अगर हम इसको लगाएंगे तो फिर ये इसमें ऑप्शन ही गलत है भाई। अगर हिंदी वर्णमाला के हिसाब से हम इसको लगाएं तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया ना। फिर तो इसमें जो है च छ ज झ इस तरीके से आएगा, यहाँ तो है ही नहीं है। लेकिन वो वर्णमाला के हिसाब से नहीं, शब्दकोश के हिसाब से पूछ रहा है। यानी अगर हम इसे डिक्शनरी में लगाते हैं, जैसे अंग्रेजी में आपने देखा होगा, जैसे अंग्रेजी में हम लगाते हैं कि पहले ए से जितने आएंगे, ठीक है, फिर डबल ए से, फिर ए बी, फिर ए सी, इस तरीके से चलता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस तरीके से जब हम हिंदी शब्दकोश में लगाते हैं तो छ जो वर्ण है वो आता है का, और का भी नहीं, मुख्य रूप से आधा का, ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये, कई बार लेखपाल में पूछा गया है, वीडियो वगैरह जैसे एग्जामों में भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वाक्य को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है उसे क्या कहते हैं। ये जो सवाल है हमारी पिछली प्रैक्टिस साइड में भी था, मतलब यही सेम नहीं था लेकिन इससे जुड़ा हुआ था विराम चिन्हों से, क्योंकि एक सवाल आपको पेपर में जरूर मिलेगा विराम चिन्हों से, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पर अर्धविराम, विराम, पूर्ण विराम या अल्प विराम, ठीक है। तो वाक्य को पढ़ने अथवा बोलने में जो थोड़ी देर का ठहराव आता है, थोड़ी देर का, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं विद्यार्थियों अल्प विराम, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम। सही है। विराम तो हम लोग जानते हैं सीधा सीधा विराम ही लग गया, बात खत्म हो गई। अर्धविराम तब लगता है जब दो वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाता है, तब आता है विद्यार्थियों अर्धविराम। जैसे एग्जाम्पल के लिए, सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हो गया। तो सूर्यास्त होना एक अलग वाक्य है, आकाश लाल होना एक अलग बात है, लेकिन दोनों को जोड़ दिया तो बीच में आ जाएगा अर्धविराम। पूर्ण विराम की अगर हम बात करें तो पूर्ण विराम का तो सीधा सा मतलब है कि प्रत्येक वाक्य के, मतलब प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में विराम का इस्तेमाल होता है, किंतु जो प्रश्नात्मक अथवा विस्मयात्मक प्रकार के वाक्य होते हैं उनके लिए विराम अथवा विस्मय विराम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पूर्ण विराम मतलब सीधी सी बात है, ये भी इसी प्रकार का ही है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अल्प विराम। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए, बादल राग कविता के रचयिता कौन है। तो बादल राग जो कविता है इसके रचयिता पूछ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन है धर्मवीर भारती, फिराक, निराला या कबीर। सही जवाब है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, रचयिता हैं बादल राग के। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है पेपर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, का की के किस संबंध का कारक चिन्ह है। का की के ऑप्शन है कर्म, कर्ता, संप्रदान या संबंध। तो आपने हिंदी में ये कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण के, इस तरीके से होता है आपका ये, है ना, पूरा का पूरा। आप चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह आता है जब हम कहते हैं का की के। तो देखो इसमें आता है, देखो कर्ता के लिए ने, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान का को के लिए हेतु इत्यादि, अपादान से के लिए आता है, संबंध के लिए आता है का की रे, रा री रे, अधिकरण के लिए आता है मैं, भीतर, पर, और संबोधन के लिए आता है हे, अरे इत्यादि। तो काकी के जो शब्द आते हैं ये संबंध के लिए आते हैं, ध्यान रखना। सही जवाब इसका ये हो जाएगा संबंध, सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया, संबंध इसका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे देखिए, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, ये मुहावरा बहुत ही चर्चित है और काफ़ी बार एग्जाम में भी आया है और डेली बोलचाल में भी हम इसे यूज़ करते हैं। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, तो ज़्यादातर लोग इसका समझते हैं कि इसका होता है महामूर्ख। तो महामूर्ख इसका जवाब नहीं है विद्यार्थियों। जिन लोगों ने भी महामूर्ख लगाया उनका जवाब गलत है। आप इसको चेक कर सकते हो किसी भी हिंदी की प्रमाणिक पुस्तक में, जैसे आप पृथ्वीनाथ पांडे में चेक कर सकते हो। तो वहाँ जो इसका सही जवाब मिलता है अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, वो होता है मूर्खता करना।
ठीक है, महामूर्ख होना नहीं होता, इसका सही जवाब है मूर्खता करना। आप चेक कर सकते हो किसी भी प्रमाणिक हिंदी की किताब में। ये पेपर में आता है तो बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है, इसीलिए क्योंकि वो लोग यही सोचते हैं कि मूर्ख होना, महामूर्ख होना, ये सब एक ही बात है। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है मूर्खता करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आज के लिए अंतिम प्रश्न टेस्ट का, आदिकालीन रचनाकार जगनिक की रचना का क्या नाम है? जगनिक की रचना का क्या नाम है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है परमाल रासो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो या हमीर रासो। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों परमाल रासो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमाल रासो इसका सही जवाब है। और ये जो है परमाल रासो, अब इसका एक ही खंड बचा हुआ है। ये तो अभी तो पूरी तो हमारे पास नहीं है, अब इसका एक हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं आला खंड। ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है आला खंड। अब इसका एक ही हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है। और ये जो कवि हैं जगनिक, ये महोबा के शासक परमाल के यहाँ दरबारी कवि के रूप में कार्य करते थे। तो ये थे हमारे विद्यार्थियों टेस्ट के ये था टेस्ट का हल जो हमने आपको टेस्ट दिया था। आपका कितना स्कोर गया नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।